हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। ऑनलाइन क्लासें डे बाय डे आप देख रहे होंगे, जिसका आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। वहीं से आज वापस शुरू करते हैं। तो 11th क्लास कौन सा बायो का कोर्स में चल रहा था, उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 4 और उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने पढ़ा था। पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हमने जो एनिमीलिया जो किंगडम है या जो जंतु जगत है, उसके सामान्य फीचर पढ़े थे कि किस प्रकार से हम जंतु जगत को डिवाइड कर सकते हैं। विटेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी थी, उसके हिसाब से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया था। तो हम एनिमीलिया पढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 जगत हम पढ़कर आए हैं। एनिमीलिया जो जगत है उसमें सारे एनिमल हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। किसके आधार पर? नोटोकॉर्ड के आधार पर। तो मेन चीज है वो जो आपको याद रखनी है, वो कौन सी है? नोटोकॉर्ड, यानी पृष्ठरज्जु कह सकते हैं, मेरुदंड कह सकते हैं। उसके आधार पर हमने 2 वर्गों में बांटा था, एक नॉन कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट। तो आज हम यहाँ पर नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ने जा रहे हैं। बाकी तो सामान्य फीचर तो हम पहले पढ़कर आए हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ना चाह रहे हैं, इसको लेंगे। इसके जितने भी फाइल हैं उनको पढ़ेंगे। नॉन कोऑर्डिनेट का मतलब एप्रस्टोएंसी, कसेलुकी, इनके बारे में हम, या इनको नॉन वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं, ए वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ से पढ़नी है। अब देखो, इसके अंदर तो बहुत सारे फाइलम्स हैं, लगभग 8 से 10 कह सकते हैं। वो इसलिए कह सकते हैं कि 2 सस्पेंस में मानते हैं। एक कौन सा मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर आपको, टीनोफोरा। इसको मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। मानो तो ऐसे कि जंक्शन तो था ही ना कभी ना कभी, इसकी कोई सदस्य जीवित नहीं है, तो इसलिए इसको हम मानते ही नहीं है। या मान लो तो काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सस्पेंस वाला था वो कौन सा था? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वर्ग की क्या फीचर्स हैं? प्रोटोजोआ वर्ग के जो लक्षण हैं वो किसमें? प्रोटिस्टा के हैं। तो पहले तो प्रोटोजोआ को हमेशा नॉन कोऑर्डिनेट में पढ़ा जाता था पहले की बुक्स के अंदर, लेकिन फिलहाल है प्रोटोजोआ को यहाँ से रिमूव करके प्रोटिस्टा के अंदर इसको इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि इसके फीचर तो वहीं पर है। इसके जो लक्षण है, इसकी जो विशेषता है, वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है। लेकिन इसमें पाए जाने वाले सारे एनिमल हैं। तो जब आप एनिमीलिया पढ़ते हो, जंतु सारे पढ़ते हो, तब तो फिर किसी भी जंतु को अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि शैवाल का एक अलग ग्रुप है, मोनेरा में आते हैं कुछ शैवाल साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, ये वो भी अलग अलग आते हैं। लेकिन जब प्लांट को पढ़ोगे ना, तो फिर फंजाई को और एल्गी को वहाँ पर आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, थैलोफाइटा ग्रुप में। वैसे एनिमल पढ़ते हैं तो आपको प्रोटोजोआ पढ़ना है, लेकिन यदि नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोटिस्टा में आ चुका है। तो पहला हमारा कौन सा होता है? प्रोटोजोआ होता है, जो हम पहले से पढ़कर आए हैं। इसके अंदर क्या है? प्रोटोजोआ में बैक्टीरिया आते हैं, सॉरी बैक्टीरिया, इसमें एक कोशी के जीव आते हैं। कौन कौन से? अमीबा, यूग्लिनम, ट्रेबेशियम, जिनमें क्या होता है? फ्लैजिला भी हो सकता है, जिसमें सीलिया हो सकता है। कुछ सामान्य से डिस्क्रिप्शन हमने इसका पढ़ा था। एक कोशी के जीव होते हैं सारे के सारे। खैर इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसके बजाय हम पढ़ते हैं मैन प्रोटोजोआ के बाद में आता है हमारा पोरीफेरा। तो हमारी अब जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा हम क्लास पढ़ेंगे। तो पोरीफेरा क्लास के क्या फीचर है? तो इसका नाम देखो बेटा, पोर बियरर कह सकते हो आप इसको। पोर बियरर, पोर यानी छिद्र और छिद्रधारी प्राणी। इसके सारे के सारे जीव, पोरीफेरा जो संघ है, ये फाइलम है। पोरीफेरा जो संघ है, इस संघ के प्राणियों के अंदर शरीर में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, छेद होते हैं, इसलिए इन्हें पोर बियर एनिमल भी कहते हैं। एनिमल क्या होंगे? बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय है तो ये भी कह सकते हैं कि उत्तक है। एक कोशिका तो एक कोशिकीय जीव, इससे ज्यादा तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो बहुकोशिका में क्या बनाती है? पहले पढ़ा था 2, 3, 4, 5, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह क्या होता है? उत्तक।
लेकिन यहाँ की कोशिकाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कोशिकाएं आपस में संगठित होकर उत्तक का निर्माण नहीं करती। ये बात आपको याद रखना कि बहुकोशिकीय हैं लेकिन उत्तक नहीं। ऐसे कौन जीव होते हैं? ऐसे पोरिफेरा के जीव होते हैं। ये टर्म आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसका सबसे अलग फीचर है। छिद्रधारी जीव होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, द्विस्तरीय, शरीर में दो ही लेयर बन पाती हैं, पढ़ा था ना, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो द्विस्तरीय जीव हैं। छोटे जीव होते हैं, किसी आधार से चिपके रहते हैं, किसी भी आधार से चिपके रहते हैं। जलीय है सारे, एक्वाटिक कह सकते हैं या हाइड्रोफिटिक कह सकते हैं। एक्वाटिक कहते हैं क्योंकि हाइड्रोफिटिक तो प्लांट होते हैं, जलीय पाद। हालांकि हाइड्रोफिटिक का एक्वाटिक का दोनों का एक ही मतलब होता है बेटे। हाइड्रोफिटिक और एक्वाटिक का दोनों का अर्थ जलीय है, लेकिन एक्वाटिक शब्द हमेशा एनिमल के लिए इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोफिटिक शब्द हमेशा प्लांट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कौन कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसमें से कुछ छिद्र है जिसे अपन ओपरकुलम भी कह सकते हैं। मुख वाले बड़े छिद्र को ओपरकुलम कह सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत से लक्षण हैं। ये जो छिद्र हैं, इन्हीं छिद्रों से क्या होता है? आवागमन का सारा कार्य होता है, भोजन का डाइजेशन, भोजन को उत्सर्जन, वाटर, किसी भी प्रकार का शोषण है, वो सारे के सारे इसी से होते हैं। इसमें कुछ ओस्टिया भी होती है, कुछ ऐसे स्पेशल छिद्र है जिसे क्या कह सकते हैं? ओस्टिया कह सकते हैं। ओस्टिया बहुवचन है इसका, ओस्टियम, ये इसका एक वचन टर्म है। ये कुछ फीचर आप नोट कर लीजिए, फिर इसको बोर्ड पर रफ करके हम दोबारा से इसके लक्षण और पढ़ते हैं, इसके आगे वाले लक्षण। तो नोट कीजिए बेटा, ये बीच बीच में आप इसका साइड में जब भी मैं होता हूँ तो उसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर इन चीज़ों को अच्छे से आप नोट करें। तो पोरिफेरा के जंतुओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है बेटा? इसमें छिद्र होते हैं। शरीर पर छेद होते हैं, तो शरीर पर छेद होने के कारण इसकी जो कंडीशन कैसे बन जाती है? नाल तंत्र प्रणाली, यानी नलीनुमा ट्यूब शेप स्ट्रक्चर हो जाएगी फिर इसमें, ठीक है। और लक्षण जंतु बेटा इसके एकलिंगी या द्विलिंगी, एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों होते हैं। इसके जो जानवर है एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों होते हैं। किसी सतह से चिपके होते हैं लेकिन व्रंतहीन, किसी सतह से चिपके होते हैं लेकिन क्या होते हैं? व्रंतहीन होते हैं। एकल, निवही, ऐसे नहीं बहुत सारे ग्रुप के अंदर रहते हैं एनिमल्स। इसके एनिमल है वो एकल रहेंगे ना, लोनली कंडीशन में रहते हैं। व्रंतहीन, किसी प्रकार का उसमें कोई स्टॉक नहीं होता जिससे कि किसी सतह से वो चिपक सकते हैं, लेकिन ऐसे उसका जो आधारी भाग होता है वो उसका चिपका रहता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और रहती है, इसके जंतुओं को हम स्पंज कहते हैं। तो ये कॉमन नाम हो गया कि पोरिफेरा के जंतुओं का दूसरा नाम है स्पंज। किसे कहा जाता है? स्पंज कहते हैं इसके जंतुओं को। देखो स्पंज क्या होता है? रोडवेज है या बहुत सारे प्रकार के जो बस है उसकी जो सीट है उसके अंदर स्पंज लगा रहता है जिससे कि वो फोम है वो मूवमेंट करता है। हमारे घर में जो सोफा सीट होती है उसमें भी स्पंज होता है ना। तो स्पंज का मतलब कोई बुद्देदार वस्तु जिसमें फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, वही इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनको स्पंज कहते हैं। तो यदि आप किसी पोरिफेरा के जानवर को पकड़ोगे, छोटे से एनिमल को, तो उसको हाथ से दबाओगे तो अच्छे खासे से वो मूवमेंट करता है, वो दब जाता है स्पंज की तरह। इसलिए इन जंतुओं को क्या कह सकते हैं आप? स्पंज कह सकते हैं। तो पोरिफेरा के जंतुओं को क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। ये इसके कुछ फीचर हैं, एकलिंगी, द्विलिंगी। अच्छा, परिवर्धन, अप्रत्यक्ष प्रकार का। परिवर्तन में दो नाम हर बार आते हैं, एक तो प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन, एक अप्रत्यक्ष प्रकार का। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा याद रखना कि परिवर्तन यदि प्रत्यक्ष है इसका मतलब उसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं बनती है। जैसे कि कोई चीज है ना, कोई एनिमल को अंडा देता है, अंडे से सबसे पहले क्या निकलता है? छोटा सा लार्वा निकलता है, और फिर लार्वे से क्या हो जाएगा? वो बड़ा जीव बन जाएगा। इस प्रकार से
तो ये जो अंडे से लार्वा, लार्वा से फिर छोटा, फिर उसके बाद में बड़ा बनता है, तो ये होता है अपरिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। और अंडे से डायरेक्ट जीव निकला, डेवलपमेंट हो गया, कोई लार्वा अवस्था है ही नहीं, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष परिवर्तन। तो इसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। परिवर्तन कैसा होता है? प्रत्यक्ष। और जो लार्वा बनता है उस लार्वा का नाम आपको याद रखना, एम्फीब्लास्टुला। या इसका दूसरा नाम पेरेन्काइमोला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है कि पोरीफेरा में परिवर्तन कैसा होता है बेटा? पोरीफेरा में परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का, लार्वा अवस्था होती है, लार्वा को क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टुला, या दूसरा नाम पेरेन्काइमोला। ये चीज आपको अच्छे ढंग से नोट करके याद रखनी है। एम्फीब्लास्टुला, और उसके अंदर सबसे छोटे हैं अरिसमित, लगभग, लेकिन असममित ही होते हैं, सिमेट्री होती नहीं है, असममित एनिमल होंगे। कुछ एलिए द्विपार्श्व समेत तो हो ही नहीं, होते नहीं, सवाल ही नहीं है। एक चीज यहाँ पर होगी, रीजनरेशन लिख रहा हूँ, रीजनरेशन, इसका मतलब है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का दूसरा नाम है पुनर्जनन। पुनर्जन्म, पुनर्जनन और पुनरुद्भवन डिफरेंट है इन तीनों शब्दों में। पुनर्जन्म का मतलब दोबारा से जन्म होना किस चीज का, ये थोड़ी संभव नहीं। फिल्म में ऐसा होता है, कर्ण अर्जुन देखी होगी, उसकी माँ कहती है मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, उनको दोबारा जन्म होगा क्या? मरे भी दोबारा कैसे आएंगे? पुनर्जन्म वो फिल्मों की कहानियां हैं, कुछ दंत कथाएं हैं। यहाँ पर पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म हो जाना, या पुनरुद्भवन, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई जीव मर जाएगा तो उसे दोबारा से वापस वो जिंदा हो सकता है, ये नहीं है। यहाँ पर इस शब्द का मतलब ये है कि जैसे कि कोई पूंछ कट गई किसी की, और वो पूंछ वापस आ जाती है, ठीक है ना, छिपकली है, उसकी पूंछ कट जाती है, खिड़की दरवाजे के बीच में आकर कहीं से भी कट जाए तो उसकी पूंछ वापस आ सकती है। तो किसी भी प्राणी के किसी भी अंग का टूटना और उसके बाद में उसी अंग का वापस कई दिनों के बाद में पुनः उसी कंडीशन में वापस आ जाना, यही कंडीशन कहलाती है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। ये क्षमता पाई जाती है इसमें। एक और लक्षण हम लिखेंगे इनका कि पोरीफेरा संघ के जो जंतु हैं उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की पावर होती है। यानी जंतुओं का कोई अंग टूट जाएगा तो वापस वो रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेशन जिसको बोलते हैं। पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म की क्षमता इनमें पाई जाती है। कुछ और फीचर यदि हम इसके नोट करें तो कंकाल जो है उसमें भी कौन सा अंत है? कंकाल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नोट करना ही चीज कि इनका अंत कंकाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसकी सहायता से ये बॉडी की जो स्केलेटन है उसको बनाए रखते हैं, उसकी शेप और साइज है वो बची रह सकती है। इनका अंत कंकाल किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कुछ और यदि महत्वपूर्ण लक्षणों की हम बात करें तो भोजन टॉपिक ले रहा हूँ जिसके हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं कि भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे। जंतु तो छिद्र होते हैं, जंतुओं की बॉडी में तो छेद होते हैं, छिद्रधारी जंतु हैं। तो जैसे कि इसको एक एनिमल मान लिया हमने, इसके शरीर पर बहुत सारे छेद हैं जहाँ से पानी अंदर आ रहा है। तो मोस्टली बात है कि जहाँ से जल आ सकता है तो जल के साथ में पोषक तत्व भी अंदर आएंगे। मेरे कहा था ना इसमें नाल प्रणाली होती है, एक जगह से आना दूसरी जगह से वापस बाहर निकल जाना, इस प्रकार से। तो ये नाल प्रणाली क्या करेगी? भोजन, इसी नाल प्रणाली से इसमें क्या होता है? भोजन का भी आवागमन होता है। तो पानी के साथ में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। और जब अपशिष्ट पदार्थ बॉडी में बनते हैं तो उन्हीं छिद्रों के द्वारा कहाँ निकाल दिए जाते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं। और छिद्रों के नाम याद रखना बेटा, एक तो बड़ा छिद्र होता है मुंह की साइड में, उसे क्या कहते हैं? ओपर्कुलम कहते हैं। बाकी सारे के सारे छेद हैं वो क्या कहलाते हैं? ओस्टिया। और एक वचन क्या है? ओस्टियम। तो बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ओस्टियम
कौन से संघ के प्राणियों का मुख्य लक्षण है? तो कौन से प्राणियों का मुख्य लक्षण है? पोरीफेरा वर्ग के जो प्राणी है इन्हीं में ऑस्टियम पाया जाता है, यानी छिद्र होता है। दूसरा बेटा लार्वा अवस्था पूछ जाती है कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा है या पेरेन्काइमुला जो लार्वा है वो कौन से संघ के प्राणी में मिलता है? कौन से में मिलेगा? पोरीफेरा वर्ग के जंतुओं में मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि इसके कौन कौन से मेन एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला, तीन तो मेरे जहन में है, इसमें कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, साइगोन, ल्यूसिला, ये इसके मेन एग्जाम्पल है। तो पोरीफेरा जगत जो संघ है उसके बहुत सारे एनिमल्स आपको जहन में रहने चाहिए, मुख्यतः स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला ये। तो इसी के नाम पर इनको क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। अब देखो यूप्लेक्टेला एक ऐसा ये एनिमल है कि यदि आप इसको समुद्र में से इस जंतु को लेकर आते हैं तो ये डेड कंडीशन में पड़ा रहेगा, तो इसका जो कंकाल है उसमें सुंदरता बहुत ज्यादा होती है। सुंदरता, इसमें सुंदरता होती है, इसलिए जापान में ना इस यूप्लेक्टेला के जो स्केलेटन जो कंकाल है उन्हें शादी में भेंट किया जाता है। शादी जो विवाह होती है उन्हें भेंट के रूप में, यानी तोहफे या गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, इसलिए इसीलिए यूप्लेक्टेला को विंस के फूलों की टोकरी भी कहा जाता है। विंस के फूलों की टोकरी, ये इसका दूसरा नाम है, याद रखना कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। विंस के फूलों की टोकरी या विंस की सुंदरता की देवी, ये चीज आपको नोट करनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विंस के फूलों की टोकरी किसे कहा जाता है? यूप्लेक्टेला, क्योंकि शादी विवाह में इसको दिया जाता है, क्योंकि इसके जो कंकाल है ना, इसके जो स्केलेटन है कंकाल, उस पर पॉलिश करके इसे गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है कवच, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच कठोर होगा, इस पर कलर या पॉलिश कर दो तो सुंदर बन जाएगा, क्योंकि इसका जो एनिमल है वो इस प्रकार से इसका एनिमल ये मिलेगा। ये जब मर जाता है डेड कंडीशन में तो इसके कंकाल को पॉलिश करके एज ए गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो ये सामान्य बात होगी। अब हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि किस प्रकार से इनका आर्थिक महत्व है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे, बीच बीच में मोबाइल को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लिया करो, इससे कुछ चीजें आपके जहन में अच्छे ढंग से रह जाती हैं। चलो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक महत्व। इसके जो एनिमल है उनसे क्या क्या आर्थिक महत्व मिल सकता है, तो हम स्टेप बाय पढ़ेंगे। नंबर 1, आत्मरक्षा के रूप में। ये देखो चट्टानों पर पाए जाते हैं स्पंज, बड़े आकार का ये जो स्पंज है वो किसी चट्टान पर है, वो हाथ से हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि स्थानबद्ध होते हैं, कॉलोनी में नहीं रहते, तो दूसरे कोई छोटे एनिमल है वो इसके अंदर आकर घुस जाएंगे। इसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना कि कैसे है ये, इस प्रकार से इनकी जो संरचना है, इसमें जो खांच है, कोई दूसरा एनिमल छोटा जानवर इसके अंदर आकर धंस जाएगा तो उसकी तो रक्षा हो जाएगी ना। वो एनिमल तो अपना जीवन बचा सकता है दूसरे मछलियां से या जल में रहने वाले अन्य जीवों से। तो आत्मरक्षा के रूप में बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आकर रह सकती हैं, तो उनकी आत्मरक्षा हो जाती है।
दूसरा जो पॉइंट इसका रहेगा सहभोजिता के रूप में, सहभोजिता के रूप में। तो इसका मतलब साथ साथ दो जीवों का साथ साथ जीवन यापन करना जिसमें से बेनिफिट मिले। तो जैसे कि हर्मिट क्रेब है, वो जिसको केकड़ा कहते हैं, ये केकड़ा और कुछ पोरिफेरा के जो सदस्य हैं वो आपस में मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सहभोजिता के रूप में भी है। तीसरे की यदि हम बात करें तो भोजन के रूप में, भोजन के रूप में तो बहुत ही कम एनिमल है जिसका भोजन के यूज हो सकता है। सजावट, चौथा पॉइंट सजावट के रूप में। सजावट के रूप में मैंने आपको ये बताया, इसमें कौन सा है, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। इसके जो कंकाल हैं वो घर में सजाए जाते हैं। जैसे हम घर में मूर्तियां वगैरह लगाते हैं, सुंदरता की कुछ चीजें लगाते हैं जिससे कि आपका कमरा सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, वैसे यूप्लेक्टेला है वो सुंदरता और सजावट के रूप में काम में लेते हैं। शादियों में दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये एज ए गिफ्ट है या सुंदरता या घर को सजावट के रूप में इसका काम में ले सकते हैं। एक और टॉपिक है बाथ स्पंज। बाथ यानी बाथरूम, स्नान घर। स्नान घर के अंदर जब स्नान करते हैं तो कुछ चीजें हमें चाहिए होती है, जैसे कि साबुन है, जैसे कि कुछ ऐसे और भी चीजें होती हैं जिसकी सहायता से आप अपनी बॉडी के ऊपर कवर को हटाना चाहते हैं। जैसे मैल है, शरीर पर मैल लगा है तो उसे हाथों से भी उतार सकते हैं, या कुछ ऐसे भी जैसे किसी घड़े की कोई ठीकरी है या अन्य कोई कंकड़ पत्थर है जो ना थोड़ा सा टाइट ज़्यादा है, कठोर है, उससे भी हम घिस कर, कुछ लोग ऐसा करते हैं ना। तो बाथ स्पंज के रूप में भी, जैसे कि इसमें आप कौन सा यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया को एज ए बाथ स्पंज कहा जाता है क्योंकि शरीर का मैल निकालने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, बाथ स्पंज। इसके अलावा स्पंज फैक्ट्री, छठा स्पंज उद्योग, स्पंज उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं उसको आप उसमें डाल सकते हैं, इन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें से आप है ना ये यूप्लेक्टेला को निकाल कर बेच सकते हैं, प्रकार का बिजनेस हो सकता है, यानी यूस्पोंजिया का भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। भोजन के रूप में भी, हालांकि इसको खाया तो नहीं जाता, भोजन के रूप में कोई, मैंने बताया ना पहले आपको, भोजन के रूप में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइजनली होते हैं, इसमें जहर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए खाते नहीं हैं। लेकिन कुछ क्रस्टेशियन हैं जो इसका खाने में यूज भी करते हैं। हानिकारक महत्व, ये तो सारे लाभदायक थे। हानिकारक महत्व कोई ज़्यादा विशेष है नहीं, लेकिन मिट्टी की उर्वरता को खराब कर देते हैं। यदि किसी जल के आसपास कोई मिट्टी है तो वो थोड़ी सी खराब हो सकती है, बाकी कोई ज़्यादा इसके डिकम्पोज वाले मेथड नहीं है। इस प्रकार से ये कुछ इसके आर्थिक महत्व हो गए। हमने आज नॉन कोडेटा का एक फाइलम पढ़ा है, कौन सा, पोरिफेरा, जिसको हम छिद्रधारी जीव कहते हैं। और पोरिफेरा का दूसरा नाम क्या है, स्पंज, स्पंज कहते हैं, छिद्रधारी जीव कहते हैं। पोरिफेरा तो है, पोरिफेरा में पोर का मतलब ही छिद्र है। तो इनके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे एनिमल होते हैं, कैसे उनका आर्थिक महत्व है, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार से हमने इनका पढ़ा। एक एग्जाम्पल आपको और दे दूँ, अच्छा वो तो इसका नहीं, चलिए ठीक है बेटा, केवल इतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर। कल या अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सिलेंटेटा को, या उससे आगे की एक पर डे हम एक एक फाइलम को पढ़ते जाएंगे। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। जो बच्चे आपके संपर्क में हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप उनको भी बोलिए कि क्लास लीजिए और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।